नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ भारतेंदु युग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में साठोत्तरी कविता पढ़ा था, वहाँ हमारा पूरा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु, क्योंकि हमने शुरुआत छायावाद से की थी और छायावाद से पहले द्विवेदी और भारतेंदु रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है। पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल नाम किसने दिया है? सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रेनेसा नव जागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिस सेट ने 19वीं सदी की पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी के आरंभिक होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के भी दो हिस्से किए हैं। एक तो कहते हैं लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं, एक कहते हैं नवजागरण, जिसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंती विरोधी तथा मानवतावादी है, और भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। रामविलास शर्मा आगे कहते हैं कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उसकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मेनेजर पांडे ने कहा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। देखिए, ऐसे कर लेना, जो चतुर्वेदी हैं वो जातीयता की बात करते हैं, जो मैनेजर पांडे हैं वो रामविलास शर्मा की तारीफ करते हैं। और रामविलास शर्मा को तो आपको दिख ही जाएगा, जहाँ पे सामंत, स्वतंत्र, साम्राज्यवाद, सामंतवाद आ जाए ना, क्योंकि बहुत बड़े मार्क्सवादी हैं, तो इनकी शब्दों में ये दिखाई देगा। ये इनके कीवर्ड्स हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो समझ जाओ ये रामविलास शर्मा है। आगे है हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। अब विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण इस प्रकार किया है। मिश्रबंधु कहते हैं कि 1859 से लेके 1888 तक, शुक्ल कहते हैं 1868 से लेके 1893 तक, रामकुमार वर्मा कहते हैं 1870 से लेके 1900 तक, केसरी नारायण शुक्ल ने कहा 1865 से लेके 1900 तक, रामविलास शर्मा कहते हैं 1857 से लेके 1900। इन्होंने नाम क्या दिया है? नवजागरण। नगेंद्र ने 1850 से लेके 1900 बताया है, 1850 से लेके 1900 इन्होंने पुनर्जागरण कहा है। तो देख लेना, रामविलास शर्मा तो कहते हैं क्या? नवजागरण, और नगेंद्र कहते हैं पुनर्जागरण। मिश्रबंधु कहते हैं वर्तमान काल, और शुक्ल ने तो नई धारा का प्रथम उत्थान कहा ही है, और रामकुमार वर्मा भी इसको आधुनिक काल कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं भारतेंदु पूर्व के कुछ कवि, है ना। तो भारतेंदु पूर्व का समय क्या है? 1843 से लेकर 1867 तक है। सन 1843 से 67 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य इस प्रकार है। सबसे पहले आता है रीवा नरेश रघुराज सिंह। ये कौन है? रीवा के नरेश है रघुराज। अब रघुराज की जो रचना है, एक तो है राम स्वयंवर, एक है रुक्मिणी परिणय। हाँ, राम स्वयंवर, रुक्मिणी परिणय और रामाष्टयाम और आनंदावनिधि, चारों ही रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना, है ना। रघुबर है तो रघुबर से राम ले लेना, राम का स्वयंवर होता है, रुक्मिणी परिणय मतलब रुक्मिणी आती है, रुक्मिणी आनंद होता है मतलब आनंदावनिधि, और रामाष्टयाम तो है ही राम, रघुबर है तो।
आगे है रघुनाथ दास राम स्नेही, इनका विश्राम सागर है ना, रघुनाथ का मंदिर है, वहाँ पे सब लोग विश्राम करते हैं, विश्राम सागर। अब आते हैं सरदार कवि। सरदार क्या होते हैं? जो सरदार लोग होते हैं वो राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, जो राम में ना, राम मतलब राम के रत्न की रक्षा करते हैं और रामलीला में हमेशा प्रकाश दिखाते हैं। कौन? सरदार जो होते हैं। अब आते हैं, हाँ इन्हीं का है हनुमत भूषण तुलसी भूषण, इंपॉर्टेंट है हनुमत भूषण तुलसी भूषण। आगे है ललित किशोरी, इनको बोलते हैं कुंदन लाल भी, इनका है स्फुट छंद। आगे है गोपाल चंद्र गिरधरदास, ये भारतेंदु के पिता हैं, इनका है, देखो इनका नाम ही गोपाल है। अब इनके देखना सारी रचना इतनी इजी होंगी, ट्रिक से देखो याद हो जाएंगे कि गोपाल है तो राधा और अपने बारे में और अपने भाई के बारे में ही बात करेंगे गोपाल। तो सबसे पहले देखना, राधा स्तोत्र लिख दिया, राधा की बात कर ली, गोपाल स्तोत्र लिख दिया, गोपाल अपने ऊपर ही लिख दिया, जरासंध का वध इन्होंने किया था तो जरासंध लगा देना, बलराम इनके भाई थे, बलराम का कथामृत कर दिया, और इनका दूसरा अवतार राम मान लिया तो राम कथामृत, इजीली याद हो गया। राधा स्तोत्र लिख दिया, गोपाल स्तोत्र लिख दिया, जरासंध का वध कर दिया, बलराम का कथामृत लिख दिया और राम का कथामृत लिख दिया। तो गोपाल चंद्र गिरधरदास का तो बहुत अच्छे से याद हो ही जाएगा। आगे भारतेंदु की कुछ ब्रज भाषा में कविताएं वो रचनाएं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सेवक। सेवक का काम होता है नक्श का वर्णन करना। अब कोई सेवक होगा किसी का तो क्या करेगा? नक्श से लेके सिख तक अपने राजा का वर्णन करेगा, तो सेवक की रचना होगी नक्श। आगे आते हैं सरदार कवि। सरदार कवि का है षट ऋतु, साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह। आगे है चंद्रशेखर वाजपेयी। देखो चंद्रशेखर वाजपेयी क्या है, वाजपेयी लोग जो होते हैं वो नक्शे वर्णन बहुत करते हैं, हम्मीर हट बड़े हटी होते हैं, तो हम्मीर हट। आगे है भारतेंदु पूर्व के और रीतिकाल के भी कुछ कवि हैं, जिसमें आता है रामदास। इन्हें कहते हैं राजकुमार। इनका है कवि कल्पद्रुम। देखो इससे भी बहुत, द्रुम से भी बहुत रचना है, यहीं पे लिख लो सारी। एक तो है कवि कल्पद्रुम, किसका है? रामदास का। एक है काव्य कल्पद्रुम, किसका है? सेनापति का। और एक है कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, ये चिंतामणि का है। आगे है गोपाल चंद्र गिरधरदास, फिर से आगे इनका भारती भूषण और छंदोवर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। छंदोवर्ण, भारती भूषण तो मैंने इनका देखा है किसी एग्जाम में ना, भारती भूषण किसका है? गोपाल चंद्र गिरधरदास का। अब है बैजनाथ द्विवेदी। देखो बैजनाथ द्विवेदी, इनका है सीताराम भरण मंजरी, राम रहस्य, व्रतनि दोष कदम, बाम विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास, चित्रा भरण। ये है लच्छी राम, इनको ब्रह्म भट्ट भी कहते हैं। इनका है मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। देखो इनकी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लक्ष्मण नाम है, लक्षी राम है ना, लक्षी राम है। एक तो इनका मान सिंहाष्टक है, सिंहासन पे बैठे रहते हैं। एक है प्रताप किया था, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, दो रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर और लक्ष्मी स्वर रत्नाकर, 3 रत्नाकर हो गई। अब रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु, ऐसे याद हो जाती है। मतलब थोड़ा सा तो लगाना पड़ता है कि इस तरह से करना है, जोड़ना है, मतलब कोडिंग सी बनानी है, तो इजीली रचनाएं सारी याद हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारतेंदु का जन्म कब हुआ है और भारतेंदु का मृत्यु। 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हुई। देखो मतलब 35 साल की उम्र में कितना ज़्यादा यश प्राप्त कर लिया इन्होंने। आगे है इनका जन्म स्थान है काशी। इनके पिता का नाम है गोपाल चंद और इनके गुरु का नाम है सितारे हिंद। इनको उपाधि मिली है भारतेंदु की और इनका उपनाम था रसा। ये ना उर्दू में रसा नाम से लिखते थे, अगर लिखना चाहे कोई मतलब लिखना चाहो तो लिख लो इसके साथ ही रसा के साथ, कि उर्दू में जो रचनाएं लिखते थे रसा नाम से करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या है 175। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि रचनाएं कितनी है और काव्य ग्रंथ कितने हैं। अगर रचनाएं पूछे तो 175 है और काव्य ग्रंथ पूछे तो 70 है ना। अब इनकी रचनाओं को देखते थे एक बार। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्मा, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रताप, प्रलाप गीत, गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होरी, मधु मुकुल, राग
संग्रह वर्षा विनोद विनय प्रेम पचासा फूलों का गुच्छा प्रेम फुलवारी कृष्ण चरित्र। देखो इनकी रचनाएं इतनी ज़्यादा हैं तो वो याद तो होने से रहीं। ठीक है, जो फेमस है ना, मैंने उनकी कोडिंग कर ली थी क्रम से लगाने के लिए, क्योंकि सारी तो नहीं याद होंगी इनकी ना, बहुत ज़्यादा रचना है। लेकिन जो पूछता है ज़्यादा, तो वैसे नज़र तो सब पे ही रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछता है, उसकी कोडिंग है, वो आप देख लीजिए एक बार। जो इम्पोर्टेंट रचना है मैं वो पढ़ देती हूँ, आप उनमें टिक लगा लेना। एक तो है भक्त सर्वोदया भक्ति सर्वस्व, एक है प्रेम मल्लिका, दूसरी है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग चंद्रावली, उत्तर भक्तमाल, होली, राग संग्रह, राग विनोद, विनय प्रेम पचासा, मधुमुकुल, फूलों का गुच्छा, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र। मैं तो बस थोड़ा बहुत इन्हीं को देखती हूँ, बाकी तो ये है कि वैसे तो सारी ही इम्पोर्टेंट है, देख लेना है ना। एक प्रबोधिनी, वेणुगीत, ये भी पूछा हुआ है ना। वर्षा विनोद, क्योंकि वर्षा के ऊपर दो हैं इसलिए कंफ्यूज करने के लिए वर्षा विनोद भी। फूलों का गुच्छा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली में है इसलिए। विजय बल्लरी इंपॉर्टेंट है, रिपनाष्टक इंपॉर्टेंट है, प्रबोधिनी इंपॉर्टेंट है, नए जमाने की मुखरी इंपॉर्टेंट है, बंदर सभा इंपॉर्टेंट है, प्रातः समिरन इंपॉर्टेंट है, बकरी मिलाप इंपॉर्टेंट है। तो भाई देख लेना है ना। आगे चलो पढ़ते हैं कि भारतेंदु कृते विजयिनी विजय विजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। और इसी तरह से जो इनकी एक रचना थी ना, विजय बल्लरी, लिखना चाहो लिख लो, काबुल विजय पर है इनकी विजय बल्लरी, है ना, काबुल विजय पर। आगे है भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरौणी, स्याप्पा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। अब देखो इनकी ना जैसे शैली कौन सी नहीं है, कौन सी में क्या है, तो थोड़ा सा ट्रिक के साथ देख लेते हैं। इनकी एक है पैरौणी शैली, जिसको बंदर सभा कविता लिखी है। अब ऐसे कर लो, पैरौड़ी मतलब पेड़, है ना, पैरोड़ी को पेड़ लगा लो, बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर, मतलब पैरोड़ी। एक इनकी है उर्दू का श्याप्पा, तो इनका श्याप्पा, ये तो कोई मतलब है नहीं याद करने का, अपने आप ही लग जाएगा। एक इनका है सामधिन मधुमास, तो समधिन समधिन मधुमास, समधिन से तो समधिन क्या करती हैं, गालियां देती हैं, तो गाली शैली है। एक है नए जमाने की मुकरी, तो मुकरी ही आ जाएगा, ये भी याद हो जाएगी। एक है प्रातः समीरन, देखो प्रातः समीरन मतलब प्रातः जब हम उठते हैं सुबह सुबह, कितना प्यार सा आता है फूलों पे पक्षियों पे, मतलब बहुत प्यारा प्यारा लगता है, तो प्रातः समीरन का प्यार छंद में है। एक है वर्षा विनोद, और जब वर्षा होती है तो लावनी आ जाती है, लावनी, तो वर्षा विनोद है तो लावनी। रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, ये प्रबंध गीत है। देखो इसमें एक चीज है, रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, तीनों में लीला है, और लीलाएं क्या करती हैं, अपना प्रबंध कर लेती हैं, तो प्रबंध गीत है। विजयिनी विजय वैजंती हिंदी भाषा, ये दोनों इनके क्या है, निबंध काव्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने क्या किया है, खड़ी बोली में लिखा है फूलों का गुच्छा। आगे हम पढ़ते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को। देखो इन कवियों को ना याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि ना अगर क्रम से यूजीसी कोई देता है, यूजीसी नेट अगर क्रम से पूछ लेता है कि क्रम से इन कवियों को लगाइए, तो फिर दिक्कत होती है। तो इस तरह से याद कर, इसको ट्रिक है एक कि भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा, भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा, ना तो जग का कल्याण होगा, ना जग का कल्याण होगा, बल्कि अंबिका, राधाचरण और राधा कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे। भट्ट भारतेंदु ने अपने जन्म स्थान, अपने निवास स्थान पर कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा और ना ही जग का कल्याण होगा, बल्कि अंबिका, राधाचरण और राधा कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे। भट्ट से आ जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म है 1844। भारतेंदु से आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850। निवास से आ जाएगा लाला श्रीनिवास सिंह, जिनका जन्म है 1851। प्रताप से आ जाएगा, नहीं बदर बदर है ना, बद्री नारायण चौधरी आ जाएगा, इनका है 1855। प्रताप से आ जाएगा प्रताप नारायण मिश्र 1856। जग से आ जाएगा
जगमोहन सिंह 1857। अंबिका से आ जाएगा अंबिका दत्त व्यास 1858। राधा से आ जाएगा राधाचरण गोस्वामी 1858। राधा कृष्ण से आ जाएगा राधा कृष्ण दास 1865। अब एक बार फिर से कर लेते हैं। भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा कि बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा ना तो जग का कल्याण होगा, बल्कि राधिका अंबिका राधाचरण और राधा कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, क्योंकि यहाँ पे दिए हैं पांडे में बद्री नारायण चौधरी। ये तो एक्स्ट्रा मैंने जो लिखा हुआ है वो बता देती हूँ बीच बीच में। अब इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, जिसको कहते हैं दुर्दशा दत्तापुर, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, सूर्यास्त। देखो एक तो इसकी इतनी अच्छी ट्रिक है बद्री नारायण चौधरी, मैं इसको ना बदर बदर लेती हूँ, मतलब बहुत बात करता है। इसकी बहुत अच्छी मतलब एक ट्रिक ले लो या कुछ भी ले लो कि इसकी रचना ना मतलब दो दो अक्षर सेम से मिलेंगे, जैसे जीर्ण जनपद, जा से जीर्ण जा से जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक और तृप्यांतम देख लेना, है ना। ऐसे कर लो बद्री नारायण चौधरी प्रेम प्रेम है, ये ना बहुत बोलता है, मतलब बद्री बदर बदर करता रहता है ना। इसके अपनी जीव से ही बोलेगा तो जीर्ण को जीव ले लो। आगे है, इसको बहुत मज़ा आता है बोलने में, तो इसको आनंद अरुणोदय, इसको हार्दिक हर्ष होता है। मयंक जो होता है ना, अलौकिक लीलाएं करता रहता है, कहाँ पे, वर्षा में, और लालित्य लहरी निकालता रहता है, और ब्रजचंद पंचक खाता है, सूर्य का स्त्रोत करता है। तो ये यहाँ तक है। आगे आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। अब प्रताप नारायण मिश्र को ना, जो प्रताप नारायण मिश्र मतलब मिश्रा जी हैं, वो क्या करते हैं, प्रेम पुष्पावली से करते हैं, मन की लहर से करते हैं, और लोकोक्ति शतक तक करते हैं, और तृप्यांतम में आकर श्रृंगार विलास करते हैं हरगंगा पर बैठकर। तो क्या करते हैं, प्रेम पुष्पावली से करते हैं, मन की लहर से करते हैं, लोकोक्ति शतक तक करते हैं, तृप्यांतम में आकर श्रृंगार विलास करते हैं हरगंगा पर बैठकर। आगे आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। अब ये जो ठाकुर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं भैया, वो तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखते हैं, क्योंकि इनके पास संपत्ति लता होती है, तो प्रेम करते हैं, प्रेम संपत्ति लता। श्यामा लता मतलब देखो ठाकुर जगमोहन है ना, ठाकुर, ये संपत्ति लता है इनके पास क्या है, संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति लता है, इसलिए ये प्रेम किस किस से करते हैं, तो श्यामा लता से करते हैं और सरोज देवयानी से करते हैं, है ना। श्यामा से करते हैं, देवयानी से, और इन दोनों को लेके सरोजनी की जो मार्केट है ना फेमस, वहाँ लेके जाते हैं। आगे है अंबिका दत्त व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास का है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, इनका रचना है। आगे है राधा कृष्ण दास, इनका है भारत 12 मासा देश दशा, भारत 12 मासा देश दशा। आगे बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, और प्रेम घन की समस्त काव्य कृतियां का संकलन प्रेम सर्वस शीर्षक से किया गया है। प्रेम घन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं लिखी हैं। कहाँ पे, विलायत में। प्रेम घन की कविताओं में यति भंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। प्रेम घन की कविताओं में क्या पाया जाता है, यति भंग। और इन्होंने शुक्ल की लाइन है कोटेशन के, इन्होंने कहा है कि यति भंग को मैं कोई गलत चीज नहीं समझता हूँ, बस पढ़ने वाले को पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो यति भंग मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में, इंपॉर्टेंट है, मयंक कैसे लगाना, मयंक खड़ा ही रहता है हमेशा, खड़ी बोली में है। प्रताप नारायण मिश्र प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्यांतम, बुढ़ापा और हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि
प्रकृति का मतलब भारतेंदु काल में सबसे ज्यादा प्रकृति के ऊपर किसने लिखा है? जगमोहन ने। और इन्होंने क्या किया? विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं इसी में से, फिर हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ ले ये क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लेगा। आगे आते हैं, जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट हो जाता। सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से मेरा नेट रुका था, सिर्फ इस क्वेश्चन की 0.33 से मेरा नेट रुका था। वो इसलिए कि ऑप्शन में था कि ऋतु संहार हिंदी में किसने लिखी है, उसमें जगमोहन थे और श्रीधर पाठक थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और एक कवि और कोई था। मैंने ठाकुर जगमोहन लगा दिए, जबकि जो जगमोहन नहीं आएगा ऋतु संहार में, इनका हिंदी में नहीं है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है ना। हिंदी में तो उसका ऋतु संहार श्रीधर पाठक ने ही किया है। श्रीधर पाठक ने थोड़ा बहुत इसको उसमें ब्रज भाषा में, बाकी मतलब थोड़ा बहुत ब्रज भाषा में, बाकी पूरा हिंदी में है, और इनका ये ब्रज भाषा में ही है, इसलिए सिर्फ मेरा इस क्वेश्चन की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट नहीं हो पाया था। आगे है, अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरंजीव रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति से किया, और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। इनको सुकवि की उपाधि भारतेंदु ने ही दी है। आगे है, अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध मतलब इनकी अपूर्ण रचना है शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की है। साथ ही फारसी छंद में दशरथ बिलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की है। आगे कुछ भारतेंदु काल के अन्य कवि हैं, जिसमें आता है नवनीत चतुर्वेदी का है कुब्जा पचीसी, यहाँ से भी पता है क्वेश्चन पूछ लेता है, कुब्जा पचीसी तो खूब पूछा हुआ है। गोविंद गिल्ला भाई है, श्रृंगार सरोजनी है, पावस पयोनिधि है, राधा मुक्षोड़सी है, षट ऋतु है, नीति विनोद। आगे है दिवाकर भट्ट का है नखशिख नबोड़ रत्न। आगे है रामकृष्ण वर्मा बलवीर है तो बलवीर 50 है। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे हैं तो प्यारे प्रमोद। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप है तो गोप रूप से क्या देंगे? प्रेम संदेश। दुर्गा दत्त व्यास है तो अधोमुद्धार शतक। राधा चरण गोस्वामी का है नव भक्तमाल। अभी इसको भी ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो दाएं बाएं कि भक्तमाल है नावादास का, नव भक्तमाल है राधा चरण गोस्वामी का, और उत्तरार्ध भक्तमाल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो मैं तो भाई अपनी पांडे की बुक को ना मैंने पूरा एकदम कलर कर दिया है। जहाँ भी मुझे लगता है ना सिमिलर सी रचना है, मैं तो इसके ऊपर ही पूरा लिख लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में कन्फ्यूजन होती है किसकी रचना है किसकी रचना है। एक साथ लिख लो तो हमेशा के लिए याद भी रह जाता है। अब भक्तमाल नावादास का है, नव भक्तमाल राधा कृष्ण गोस्वामी का है, और उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु का है, तो ये याद हो गई तीनों रचनाएं। गुलाब सिंह का है प्रेम सतसई। अब है भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति। दुर्गा दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व। देखो दुर्गा दत्त व्यास है और अंबिका दत्त व्यास दोनों ही क्या है? बहने मान लो, मतलब याद करने के लिए। एक तो समस्या पूर्ति, एक तो प्रकाश करती है, एक समस्या पूर्ति का सर्वस्व है। देखो जिसका छोटा नाम है ना दुर्गा क्या कर रही है? प्रकाश कर रही है, और अंबिका क्या कर रही है? सर्वस्व कर रही हैं। गोविंद गिल्ला भाई का है प्रदीप। देखो उनका नाम ही भाई है, भाई क्या? प्रदीप जोड़ लो, भाई का नाम प्रदीप है, गिल्ला भाई का नाम प्रदीप है ना। तो गोविंद गिल्ला भाई का क्या है? समस्या पूर्ति प्रदीप। आगे है गंगाधर द्विज गंग समस्या प्रकाश। ये तो समस्या प्रकाश है। एक तो समस्या पूर्ति प्रकाश व्यास जी का है और द्विज गंग का है समस्या प्रकाश। एक है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, इनका है पंचरत्न। ऐसे ना पंचरत्न चढ़ाते हैं हम किस पे? नर्मदेश्वर पे। तो आज हमारा आगे थोड़ा सा और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक में मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचना को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार
कर दिया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का गद्य, देखो एक तो इनका खड़ी बोली आंदोलन है जो है 88 का, मतलब 1888 का, और एक इनकी रचना है खड़ी बोली का पद्य जो 1889 शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविता का संकलन किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद में 5 स्टाइलें बताई हैं, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। इसमें 4 ही दे रखी है, पता नहीं क्यों ये 5 लिखा हुआ है। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य में अपने पदबद्ध भाषानुवाद में किया। तो आज हमारा भारतेंदु काल खत्म होता है यहीं पे। तो अगली क्लास में हम द्विवेदी काल को कर लेंगे, और द्विवेदी के बाद हमारा थोड़ा सा 2 टॉपिक और रह जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हैं जो मुझे लगता है एक ही क्लास में सारे हो जाएंगे। तो फिर अपना ये पूरा आधुनिक काल खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम शुरू करेंगे आदिकाल। तब तक के लिए नमस्कार।